रिकॉर्डिंग होने लगी, राइट? अब स्क्रीन कैसे शेयर होगा? यहाँ से। शेयर हो रहा है? इसको मिनिमाइज कर सकते हैं ना? ओके, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, शेयर भी हो रहा है, ठीक है, ओके। चलो, तो सी मैं पाइथन को फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मेरा इंट्रो आप सुन लो। मैं कृष्णा हूँ, कृष्णा कुमार। मैं एमसीए फाइनल ईयर में हूँ और मैं एआई पिछले 1 साल से पढ़ा रहा था, 1 साल 2 महीने से यूकेट में, नोएडा वाला ब्रांच, हेड ब्रांच में, ठीक है? यहाँ के सर जो थे वो शायद जा रहे हैं छुट्टी पे, इसलिए मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया गया उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे, ठीक है? तो हाँ, अब मैं यहाँ पे हूँ और मेरी जो प्लानिंग है वो पीएचडी की है स्टैटिस्टिक मैथ्स से, ठीक है? तो ये है मेरी इंट्रो, है ना? किसी को और कुछ पूछना है? ठीक। हाँ, एआई ही पढ़ाता था मैं वहाँ पे। हाँ, पाइथन एआई, पाइथन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा एनालिसिस, फिर पावर बीआई, टैबलू, ये मैंने पढ़े थे। एंड्रॉयड आईओएस भी पढ़ा था मैंने, फ्लटर डार्ट से पढ़ाया था बच्चों को, है ना? तो यही है, और फुल स्टैक जेंगो से। ये मेरे स्किल्स हैं, ठीक है? ओके, देखो गाइज, कोड गिटहब सर ने सिखाया था, गिटहब सर ने सिखाया था वर्जन कंट्रोलिंग। चलो वर्जन कंट्रोलिंग सीख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो की बात कर लेते हैं, ठीक है? इंट्रो सुना है कि सर ने नहीं बताया कि आप लोग आगे पीछे कुछ ज्वाइन करें हैं, तो आपको भी पता नहीं है कुछ, है ना? तो मैं इंट्रो की बात कर लेता हूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद गिटहब सिखाऊंगा, यानी कि नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा सा टाइम लेता है ये इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि आपने बहुत सारे डेवलपर को देखा होगा कि वो बैग नहीं कैरी करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका सारा कोड गिटहब पे होता है, सारा कोड उनका गिटहब पे होता है। मतलब एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि फेसबुक जैसे चलाते हो, सारा डेटा आपका ऑनलाइन है, किसी का भी डिवाइस मिलता है, लॉग इन करते हो, फेसबुक चलाते हो, लॉग आउट करते हो, छोड़ देते हो, राइट? उसी तरह से हमारा सारा कोड गिटहब पे भी होता है। तो मैं इंट्रो से शुरू करता हूँ, गिटहब की बात करें। वो आपके सिलेबस में नहीं है, खैर। यहाँ पे मैं आपका फोल्डर बना देता हूँ, एक वीकडेज आपका 7, ठीक है? एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको 7 के अंदर, इंट्रो नाम से, ठीक है? ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? मुझे नहीं पता चल रहा कुछ भी, ठीक है? बस यहाँ पे दिख रहा है कि ठीक है। तो देखो भाई, इंट्रो की बात कर रहे हैं, तो इंट्रो में सबसे पहले प्रोग्रामिंग की बात होती है। प्रोग्रामिंग क्या होती है उसको समझते हैं। तो प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ जानता है तो बता दो प्लीज। मैं इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने 3 सप्ताह क्लास करी है, जैसा मुझे पता चला है, ठीक है? इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग कितना जानते, तो मैं समझ पाऊंगा कि मुझे कैसे बताना है ना? इसलिए बात कर रहा हूँ, और कोई पर्पज नहीं है, ठीक है? इंस्ट्रक्शन क्या होता है? अच्छा ठीक है, अब कभी आपने कभी इंस्ट्रक्शन किसी को दिया है कंप्यूटर वर्ल्ड में या मशीन को? कभी इंस्ट्रक्शन दिया है आपने? कभी भी इंस्ट्रक्शन दिया है? नहीं, बस लैपटॉप को छोड़ दो, लैपटॉप को भूल जाओ, यू डोंट हैव लैपटॉप। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? मशीन हमारे अकॉर्डिंग काम करे, हमारी बात सुनकर। कभी किया है ऐसा कुछ? अच्छा अच्छा, कुछ लोअर लेवल पे आज से 10 साल पहले? राइट, ये इंस्ट्रक्शन है। ऑन किया ना फैन को, दैट इज इंस्ट्रक्शन 1। 1 मतलब देयर इज सम वोल्टेज। ऑफ किया, देयर इज नो वोल्टेज। 2 तरह के इंस्ट्रक्शन अपने पास किए। अब एक दूसरा सिनेरियो समझो, मैं बाहर से आया और फैन ऑटोमेटिक चालू हो गया। मैं रूम से बाहर गया, फैन ऑटोमेटिक बंद हो गया। ये दोनों कोड किसी मोमेंट पे चले और इसको दोनों को ऑटोमेटिक चलाया गया, यही है प्रोग्राम। समझ में आ रही बात? इंस्ट्रक्शन हम मैनुअली देते हैं, प्रोग्राम जो होता है वो पूरा कोड होता है जो टाइम के साथ एग्जीक्यूट होता है, और उसमें कुछ यूज केसेस होते हैं कि कब ये होगा एडवेंचर या कुछ भी एक्टिविटी, ठीक है? ओके, तो हम अगर लिखें यहाँ पे प्रोग्रामिंग
इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम हमेशा मोटिव क्लियर रखते हैं कि हमें क्या करवाना है मशीन से और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। लेट्स से कोई क्लाइंट मुझे कह रहा है कृष्णा आई नीड व्हाट शॉपिंग एप्लीकेशन, लेट्स से अमेजोन की तरह मुझे कुछ दिखता हुआ एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं उससे बोलूंगा ठीक है मुझे 1 महीने का टाइम दो, आई विल क्रिएट दिस एंड डिलीवर कर दूंगा उसके बाद। लेकिन मैंने जब बनाया उसे तो डे एंड में वो बन गया ऊबर, वो मुझसे लेगा उसकी डिलीवरी, पैसे देगा, ऊपर से केस और ठोक देगा। तो हमारा वहां पे जो टास्क था वो क्लियर नहीं था। हम कर कोडिंग जरूर है, हमने इंस्ट्रक्शन पास किया, मल्टीपल लाइंस के इंस्ट्रक्शन पास किए, लेकिन जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया। इसलिए स्पेसिफिक आउटपुट होना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। हम 10 लाइन का कोड लिख देंगे दैट इज अ प्रोग्राम, बट दैट प्रोग्राम इज नॉट यूजफुल, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज कितने तरीके के होते हैं? तो 2 तरीके के लैंग्वेज होते हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें, ह्यूमन को कंटेन करते हो और मशीन को कंटेन करते हो, तो 2 तरह की लैंग्वेज होती है। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, दूसरी लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपका आता है ह्यूमन स्पीकिंग लैंग्वेज, जो इंसान बोलते समझते हैं। ठीक है, वही हाई लेवल लैंग्वेज है। कितने हैं टोटल? तो अकॉर्डिंग टू गूगल आई विल से 5000 प्लस। इसमें लैंग्वेज और डायलेक्ट दोनों है। ठीक है, लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम पढ़ लिख सकते हैं, डायलेक्ट वो होती है जिसमें हम पढ़ लिख नहीं सकते, बस बोलने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे हरियाणवी, उसमें पढ़ाई नहीं होती। भोजपुरी, उसमें पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आप पंजाबी पढ़ने जाओगे, उसमें पंजाबी में पढ़ाई होती है, पंजाब में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दोज आर लैंग्वेज, और जो हम बोल रहे हैं दैट आर डायलेक्ट। ठीक है, लेकिन हम समझ तो ह्यूमन से ही रहे ना, तो यही है हाई लेवल लैंग्वेज। अब मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लेवल लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बाइनरी सीधा कोर में चले गए हम। इससे पहले कुछ था। ठीक है, उससे पहले वही जो आपने पाइथन बोला, इस तरह से जो लैंग्वेजेस हैं ये तकरीबन 9000 प्लस है अकॉर्डिंग टू गूगल। 9000 प्लस लैंग्वेजेस और यूज होती है 250 लैंग्वेजेस जो टॉप नॉच की होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब जो इन लैंग्वेज का काम है, उनका काम है सभी तरह के इंस्ट्रक्शन जो यूजर से मिल रहे हैं उन पर्टिकुलर लैंग्वेज के इंटरप्रेटर के द्वारा बाइनरी में कन्वर्ट करना। इसलिए मैंने बोला सीधा मैं कोर में चला गया। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज एक ही है, बाइनरी लैंग्वेज, जो होता है सिर्फ 2 सिंबल से बना हुआ, 0 और 1, और हम इसका मतलब जानते हैं। 0 का मतलब देयर इज नो वोल्टेज, 1 का मतलब देयर इज वोल्टेज। अगर ग्राफिकली मैं दिखाने जाऊं आपको, तो आप जब भी कोड करते हो तो आपकी जो कोडिंग होती है, इंग्लिश में आप लिखते जरूर हो लेकिन मशीन उसको इंग्लिश में समझता नहीं है, उसको वो 0 1 की फॉर्म में समझता है। ठीक है, और उसको अगर मैं एक ग्राफ से दिखाने जाऊं, तो यहाँ पे पेंसिल वंसिल नहीं होता है क्या कहीं पे? जूम में ये फायदा है वैसे। एनीवेज, चलो मान लो कि ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, अब मैं एक इंस्ट्रक्शन पास करना चाहता हूँ, लेट से 1 0 1 0। ठीक है, ये इसका मतलब होता है 10। जो आप 10 रुपए बोलते हो ना, 10 डेसिमल नंबर सिस्टम, ये बाइनरी फॉर्म है उसी 10 का, जिसको मशीन समझेगा। जब हम 10 प्रेस करेंगे अपने मशीन से, अपने कीबोर्ड से, तो वो बाइनरी में क्या समझेगा? 1 0 1 0। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर नो सिग्नल, है ना, फिर देर इज सिग्नल, नो सिग्नल। ठीक है, तो अब इसको तुम समझो क्या होगा। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में हम डेटा पास कर रहे हैं किसको? सीपीयूज को, और सीपीयूज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा है। ये समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही सिग्नल्स जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सर 0 1 हो रहा है तो बंद चालू होने की वजह से पीसी भी तो फ्लिप करना चाहिए। ये माइंडसेट एक बनता है शुरू में, अगर ये नहीं दिखाया जाए ग्राफ तो मैं बोलूंगा चल रहा है करंट, पीसी तुम्हारा चल रहा है, सब कुछ स्टेबल है, लेकिन हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होता है ना। जब भी मैंने लेट से यहाँ पे मैंने लिखा के,
या लिखा स्मॉल ए, तो ए कभी डिटेक्ट किया ही नहीं गया था। एक ये पीछे कुछ था और वो था एस्की वैल्यू, एस्की कैरेक्टर सेट, जिसको एनसी ने बनाया है। एनसी यूएस में बैठी हुई एक संस्था है। कंप्यूटर वर्ल्ड में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एनसी के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है उनका, ठीक है, और उसको ग्लोबली इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले तो IPv6, अब ये क्या है, तो IPv4 के बारे में आपने सुना होगा, आईपी एड्रेस के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये आईपी एड्रेस है मेरे पीसी का, IPv4, ठीक है। ये आईपी एड्रेस में डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज हो रहा था। 4 तरीके के नंबर सिस्टम होता है, आई विल टीच यू लेटर ऑन। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें 0 से लेके 9 तक के कैरेक्टर्स को ही यूज करके आईपी एड्रेस बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये है IPv6, ठीक है। जब आज से 5 साल पहले जब एक इंसान के पास एक फोन होता था, ये एक डिवाइस होता था, तब हमें आईपी एड्रेस देना इतना टफ नहीं पड़ता था जितना आज के समय में पड़ रहा है। एक इंसान के पास 3-3 4-4 डिवाइसेस है, वो सब इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं। तो जब कनेक्ट हो रही हैं तो इंटरनेट पे उसकी एक ही आईडी है और वो है आईपी, और वो आईपी दिया जाता है राउटर के द्वारा, ठीक है। क्योंकि पीसी या डिवाइसेस के पास एक ही एड्रेस होता है, वो होता है मैक एड्रेस, जिससे वो आईपी इंटरेक्ट करती है। जब जब तुम डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करोगे इंटरनेट से, एक नई आईपी एलोकेट हो जाती है तुम्हें, ठीक है। तो ये आईपी बाय डिफॉल्ट दिया जाता है राउटर के द्वारा, और ये आईपी अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं थी अवेलेबल, इसीलिए IPv6 की तरफ जाया गया। और एक और नंबर सिस्टम को यूज किया गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। इसमें तुम्हें दिख रहा होगा ABCDEF तक की वैल्यू में कुछ भी नंबर के साथ साथ, देखो FE है ना, 8 है, 0 है, तो 0 से लेकर 9, उसके बाद ABCDEF, इन सभी कैरेक्टर सेट को यूज करके आईपी एड्रेसेस बनाए गए कि सबको आईपी एड्रेस दिया जा सके। अब अगर तुम लोगों ने 10th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है तो उसमें हम पता कर सकते हैं कि कितने आईपी से बना सकते हैं, और अब हमें आईपी देने में किसी को दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ऑलराइट, तो सिस्टम एक ही राउटर से कनेक्ट है तो सबका सेम का सबका आईपी सेम नहीं, नहीं बिल्कुल अलग अलग होगा। और लेट से 24 पोर्ट्स होते हैं उसमें, इस तरह स्टैंडर्ड है उनका, 24 10 ऐसे स्टैंडर्ड है शायद उनका, ठीक है। तो वो जैसे 192.168.1.1 ऐसे होता है ना, तो 192.168.1.2 192.168.1.3 ऐसे करके मिलता है। जो पोर्ट अवेलेबल होगा वो मिलेगा, ठीक है। पता नहीं, मैं नेटवर्किंग से नहीं, लेकिन ऐसे होता है। जब मैं इथिकल हैकिंग सीख रहा था, एक सर के पास बैठाया था मुझे, तो सीख रहा था, मेरा पीसी फूक गया, नहीं तो तुम्हारा ये जवाब मैं जरूर देता। हाँ, क्योंकि जिस जिस ट्रेनर के पास बैठाया उनके स्किल्स को मैं जलन होती है मुझे, अगर कोई मुझसे ज़्यादा जानता है तो। ये मेरे मेरे नेचर में है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, है ना। तो मुझे सीखने की वो, इसलिए सीख लेता हूँ ना। ऐसे ही थोड़ी ना एंड्रॉइड सीखा था, एक ट्रेनर के साथ बैठाया था मुझे 1 महीने तक, जब स्टार्ट में था तब। चलो खैर आगे देखते हैं। फिर उसके बाद 9000 प्लस लैंग्वेजेस है, तो अब उसी में हमारा पाइथन है, फिर उसके बाद सी है, C++ है, जावा है, .NET है, डार्ट है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस है, तो जो टॉप नॉच की लैंग्वेजेस होती है वही यूज होती है, ठीक है, ट्रेंड वही करता है। तो अब पाइथन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज के बारे में सीख लिया है, ठीक है। तो अब हम पाइथन की बात करेंगे, व्हाट इज पाइथन, और हमने पाइथन को क्यों बनाया, मतलब कि गुडो एंड रोसम जो पाइथन के डेवलपर है उन्होंने पाइथन को क्यों बनाया। तो मोटिव था कि एक प्रोजेक्ट आया था, जो रोसम है, गुडो एंड रोसम, ही इज इन्वेंटर ऑफ पाइथन, ये पाइथन के इन्वेंटर है। इन्होंने पाइथन को बनाया था इन 1991, लेकिन उसके पीछे की कहानी सुन लो क्या है। CWI नाम की संस्था है नीदरलैंड में, गुडो एंड रोसम भी नीदरलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अब वो US में रहते हैं, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, ठीक है। वो वहाँ पे जैसे हिंदुस्तान का इसरो है ना, उसी तरह वहाँ पे CWI है। CWI में वो काम करते थे एज अ प्रोग्रामर, प्रैक्टिशनर प्रोग्रामर कह लो, जो रिसर्च में काम करते हैं, रिसर्च करके कुछ बनाते हैं नया, तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में उनके पास एक प्रोग्राम आया और उसका नाम था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, ठीक है। मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ,
तुम कभी डेवलपर बनना और किसी से लड़ाई हो जाए तुम्हारी, तुम्हारा छोटा जूनियर रहे, है ना, उससे तुम्हें बदला लेना है, तो कहते हैं ना कि बदला ऐसा नहीं लिया जाता है, टाइम से लिया जाता है। नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट आएगा, उसको थमा देना, बदला हो जाएगा पूरा। ठीक है। हाँ, तो पहली बार जो मतलब ऐसे प्रोजेक्ट आते थे पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है ना, उसी तरह अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया था, उसको भी रोसम ने बनाया था, उनकी टीम ने बनाया था। ठीक है। और इसको बनाने के लिए जो वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे, उसका नाम था एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिससे बनाना था। उस समय 1989 में ये प्रोजेक्ट आया था। उस समय ज्यादा सीएस बैकग्राउंड नहीं होता था, सीएस डोमेन नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे कंप्यूटर वर्ल्ड में आए हैं। जो सीएस आज के समय में आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से स्प्लिट हुआ है। जो पहले सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल के बंदे कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। वो बंदे जो इधर की तरफ आए, क्योंकि कंप्यूटर के अचानक से क्रेज बढ़ी, डिमांड बढ़ी, है ना, 1995 के आसपास, तभी जावा भी आया था। ठीक है। तो ज़्यादा डिमांड हुई तो एक डेडिकेटेड ब्रांच लाने की जरूरत पड़ी, लेकिन उस समय तक कोई था नहीं। तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे और मैथमेटिक्स के बंदे, इन दोनों को ज़्यादा जीनियस माना जाता था। इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदों को इसलिए माना जाता था क्योंकि वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानते थे, डील करते थे और सर्किट वगैरह बनाते थे, जिससे सीपीयूज बनते थे। ठीक है। दूसरे बंदे थे मैथ्स के, वो उनका मानना था कि ये बाय डिफॉल्ट क्रिटिकल थॉट्स वाले होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो इन दोनों को ट्रेन कर करके पहले तो अमीबा लैंग्वेज सॉरी एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया गया। फिर उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया इनके पास बनाने को। अगर ये एक पीसी पे चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो भी बन जाता, थोड़ा इजी होता, लेकिन ये मल्टीपल सीपीयू को यूज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनने वाला था। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था ये। ठीक है। क्लस्टर्स जिसको कहते हैं, तुम क्लाउड अगर यूज करे होगे तो क्लाउड पे क्लस्टर्स हम हायर करते हैं, क्लस्टर्स सीपीयू को ही कहते हैं। क्लाउड और कुछ नहीं है, हमारा सीपीयू कमजोर है, 4 GB रैम है, तो अगर क्लाउड पे जाके हम एक सीपीयू हायर कर रहे हैं जिसकी 8 GB रैम है और एसएसडी उसमें अच्छी लगी हुई है, तो रेंट करना होता है, उसको हम क्लस्टर कहते हैं। जैसे गूगल में वो गूगल की स्टोरेज जो खरीदते हैं वो, गूगल की स्टोरेज वो भी क्लाउड है, लेकिन वो सिर्फ स्टोरेज की फॉर्म में है। अब जब कंप्यूटेशन करना है तो रैम की बात करते हैं हम क्लाउड पे, जिसमें EC2 आता है AWS के अंदर। ठीक है। और वही स्टोरेज की बात करोगे AWS के अंदर तो S3 आता है, S3 बकेट होते हैं वहाँ पे। हाँ, तो ये दो अलग अलग चीज़ है, EC2 पे ज़्यादा काम होता है। फिर उसी तरह लैम्डा वगैरह हो गए। ठीक है, तो उनकी बात अभी छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसने बहुत परेशान किया। 1989 में ये प्रोजेक्ट भी आया था, रोसम ने इसको डील भी किया अपने टीम के साथ, और टीम को भी परेशानी है। अब जब तक किसी को परेशानी नहीं आती है, जब तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी, खाना तो खाओगे नहीं। सिमिलर केस था वहां पे। जब इनको लगा कि हैंडल नहीं हो रहा है अब सिनेरियो, अब टफ हो रहा है एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नेटवर्किंग के सॉफ्टवेयर बनाना, तो रोसम ने क्रिसमस की छुट्टियां पड़ी हुई थी, 10 दिन का टाइम था, वो मनाली नहीं घूमने जा सके, नीदरलैंड में था नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये काम करते हैं, वो लैंग्वेज बना लेता हूँ जिससे जिससे हम अपना जो ये नेटवर्किंग का काम हो रहा है ना, इसको ईजी वे में कर पाए। उन्होंने 10 दिन लगा के, 15 दिन लगा के इसका ब्लूप्रिंट तैयार करके रख दिया। ठीक है। ऑफिस खुला, ऑफिस में अपने टीम मेंबर से बात करी, सबको मॉड्यूल पसंद आया, सबने कंट्रीब्यूशन दिया। 1991 में पाइथन तैयार हो गई, पहला वर्जन, फर्स्ट एक्स 1x। ठीक है। अभी हम 3x पे काम कर रहे हैं, मतलब 2x भी जा चुकी है, 3x पे काम कर रहे हैं। मोटिव एक था, पहली बार किसी डेवलपर ने ये सोचा था कि जैसे देखो, तुम कभी भी कोई एप्लीकेशन बनाओगे या देखोगे, तो एप्लीकेशन अगर अच्छा नहीं होगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो तुम उसे चलाओगे नहीं। ठीक है। तो यूजर के लिए आज तक सब कोई समझ रहे थे, एप्लीकेशन बना रहे थे कि उसके लिए आसान हो, किसी ने डेवलपर की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं सोचा था। एक लैंग्वेज ऐसी बनने जा रही थी जिसने डेवलपर के कॉम्प्लेक्सिटी को टैकल किया था, क्योंकि एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना टफ पड़ रहा था, तो डेवलपर के बारे में सोचा गया था यहाँ पे। ठीक है। और इसीलिए मोटिव गुडो एंड रोसम का ये था कि मेरा जो सिंटेक्स होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होगा, मैथ्स की तरह काम हो रहा होगा। जैसे तुम मैथ्स में क्या करते हो, A = 10, B = 20, और जब उन दोनों को ऐड करना होता है तो क्या करते हो, A+B। हाँ, बस यही करना है, ऐसा ही लैंग्वेज बनाऊंगा मैं। और उन्होंने यही लैंग्वेज बनाया, पहली बार पाइथन नेटवर्किंग के लिए ही बनी थी। ठीक है।
बाद में उसको सब डोमेन में बिछा दिया गया। तो अब उन्होंने 1991 में अपना लैंग्वेज तैयार कर लिया, ठीक है, आ गया फिर 1991 में उन्होंने अपना लैंग्वेज तैयार करके मार्केट में उतार दिया, लेकिन उन्होंने CWI से रिजाइन नहीं किया। पता है क्यों? अगर तुम कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो उस एप्लीकेशन को तब तक तुम ओपन सोर्स नहीं करते हो, मार्केट में नहीं लाते हो, जब तक उसकी टेस्टिंग पूरी ना हो जाए। उन्होंने 4 साल वेट किया। 1995 में उन्होंने CWI से रिजाइन मारा। उसका भी रीजन एक ही था, क्योंकि पाइथन चल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने 4 साल उसके टेस्टिंग पे दिए तो अमीबा, जैसे अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आई थी CWI में, उसी तरह से और भी एप्लीकेशंस आ रही थी, और रॉसम ने पाइथन से बनाना स्टार्ट किया सबको, और रिजल्ट्स अच्छे थे। जब रॉसम को बिलीव हो गया कि अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने उसको बोला कि अब ओपन सोर्स करने का मतलब अच्छे तरीके से सबको बताने का वो वक्त आ गया, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास। अब जिसके पास पैसे ना हो वो बंदा क्या करे, क्योंकि वो तो जॉब करने वाले थे। तो वो बंदा दिमाग लगाया, क्योंकि जीनियस तो था ही, उसने बोला कि अगर मैं किसी भी तरीके से एक बड़ी कंपनी में इसको यूज करवा दूं, किसी भी प्रोडक्ट में, एक बार उनको बिलीव हो जाए कि ये लैंग्वेज स्ट्रांग है, सब यूज करेंगे। तब उन्होंने गूगल को, पहले तो एलिमेंटल सिक्योरिटीज को हिट किया उन्होंने। एलिमेंटल सिक्योरिटीज यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है, ठीक है। 2.5 साल काम के, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पाइथन को यूज करवाने का। फिर उनका दूसरा टारगेट था गूगल। गूगल में उन्होंने 2007 में एंट्री ले ली, बहुत अच्छे पोजीशन पे, स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे। और वहां पे बात चल रही थी रिकमेंडेशन सिस्टम की, जो आप लोग अमेजोन, जैसे आप कोई नेटफ्लिक्स किसी ने देखा है? नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देखना, लेट्स से इंटरस्टेलर मूवी देखना, स्पेस से रिलेटेड है, तो ग्रेविटी रिकमेंडेशन में खुद ही आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा और भी मार्शियन आ जाएगा, ठीक है। ये सारी मूवी रिकमेंडेशन में आने लग जाएंगी। इसी की बात हो रही थी। तो गूगल को इस रिकमेंडेशन सिस्टम की जरूरत क्या थी? उस समय तो नेटफ्लिक्स आना था नहीं। गूगल का कोर बिजनेस क्या है? अरे पैसा कमाने का भाई। गूगल का 2 बिजनेस है सबसे बड़ा। एक है एंड्रॉयड का बिजनेस, 95% एप्लीकेशन गूगल की होती हैं। दूसरा एडवर्टीजमेंट का, जब भी तुम इंटरनेट एक्सप्लोर करोगे गूगल विल एडवर्टीज देयर साइड बाय साइड, और वो सभी क्लाइंट से पैसे लेता है। यूट्यूब 2014 में भी था, 2007 में भी था, 7 में था ना यूट्यूब? हाँ होगा। हाँ। तो मैंने तुमसे पैसे लिए, लेट से बोला कि तुम्हारा प्रोडक्ट मैं बेचवाऊंगा, है ना, तो एडवर्टीज करके ही तो बेचवाऊंगा। अब मैं एडवर्टीजमेंट वहां कर रहा हूं जहां पे लोगों को जरूरत ही नहीं तुम्हारे प्रोडक्ट की, तो क्या कभी खरीदोगे? मैं तो अपने तरफ से पूरा कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा सेल नहीं हो रहा, तो तुम नाराज होगे भाई। सेल्स में मतलब मैंने अपना बिजनेस ग्रो कराने के लिए गूगल को इतने पैसे दिए, लेकिन रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है मेरा। अभी भी एनालिस्ट उसका कह रहा है, उस कंपनी का, सर आपने पैसा गूगल को दिया, लेकिन देखो प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं। एनालिस्ट ही तो बताएगा एनालाइज करके सब डेटा को कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे क्लाइंट नाराज थे, और गूगल का ये बिजनेस बंद होने के कगार पे था, ठीक है। तो गूगल ने डिसाइड किया कि मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और एक कॉन्सेप्ट था 1956 का, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिसीजन मतलब कि बताया था, एक सजेशन सा दिया था कि जब मशीन अपना काम खुद करने लग जाए, है ना, उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे एआई, ठीक है। लेकिन इन्होंने कोर एआई पे ध्यान नहीं दिया उस समय इन्होंने उस एआई को 3 पार्ट में या 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। तो पहला जो एआई होता है वो एआई एक ह्यूमनॉइड होता है। उन्होंने मशीन भी तो बोला था ना, उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही एआई बोला उन्होंने। एक मशीन जिसके पास दिमाग भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है, जो ह्यूमंस की तरह दिखता है, ठीक है, तभी तो वो अपना काम करेगा। लेकिन उस पूरे मॉड्यूल को एआई उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि हम पूरे मॉड्यूल पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम किस मॉड्यूल पे ध्यान देंगे? हम उसके ब्रेन पे ध्यान देंगे कि वो काम कैसे करता है। नहीं, वो उसके ब्रेन पे ध्यान देंगे कि काम कैसे करता है। अब इस ब्रेन पे कैसे ध्यान दें? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑनलाइन लेता था, आपने जो केस अगर नेटवर्क इशू होगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। रिकॉर्डिंग चलो ठीक, इन केस अगर मैं आउट ऑफ नेटवर्क होता हूं ना तो रिकॉर्डिंग स्टॉप, कोई बात नहीं। तो कोई और रिकॉर्डिंग कर दूंगा। थैंक यू सर, मैं ऑनलाइन ले लेता हूं। हाँ हाँ।
तो 1956 में जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये बताया गया था कि एआई क्या है, एआई पूरा का पूरा एक ह्यूमनॉइड है जो मशीन अपना काम खुद कर सके, ठीक है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी तो लोगों ने बनाया नहीं, लेकिन थियरीज तो पहले ही आती हैं, बाद में प्रैक्टिकल होता है कुछ, है ना। अब क्या हुआ कि गूगल ने इसी काम को करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ठीक है, जो ओपन एआई का अभी बनाया है ना, जिसने ओपन एआई, वो एक रशियन है और उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करी है। 2015 पास आउट है और 2016 में ओपन एआई का एआई को लीड कर रहा था वो। अभी वो टेस्ला का एआई हेड है, ठीक है। पीएचडी बहुत जरूरी है इस फील्ड में, वो भी मैथ्स से, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, फिर तुम्हारा एमआईटी यूनिवर्सिटी हो गया। इनके प्रोफेसरों ने जो 20-20, 30-30 साल में जो रिसर्च पेपर लिखे थे, उनसे इंटरेक्ट करके इन्होंने पहला पैकेज बनाया और उसका नाम पड़ा sklearn। उसको रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए ही बेसिकली बनाया गया था, ठीक है। उसको 2007 में बना के तैयार कर लिया गया, लेकिन 2007 से पहले कुछ हुआ। वो जो प्रोफेसर थे वो बहुत क्रिटिकल सोचते थे और जो डेवलपर थे वो तो ट्रेंड थे, उनको सोचना ही नहीं आता था। उन्होंने जो बता दिया उन्होंने उसको लिख दिया, लेकिन जब कभी चेंजेस की जरूरत होती थी तो ये कर नहीं पाते थे जो डेवलपर थे, क्योंकि उस लेवल का सोच ही नहीं पाते थे वो। दिक्कत यहाँ पे हुई कि वो साइंटिस्ट पहले से परेशान थे अपने थियरी लॉजिक वगैरह को लेके, अपने फॉर्मूलेस को लेके, और उसके ऊपर से गूगल ने कह दिया कि आप एक लैंग्वेज सीख लो, और वो लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते थे, क्योंकि जावा कौन सीखेगा, इतना टफ है, 6 महीना तो जावा सीखने में लगेगा, उतने में तो मैं पता नहीं कहाँ रिसर्च में आगे निकल जाऊंगा। तो उन्होंने सीखा ही नहीं, कुछ ने सीखा लेकिन बहुत लोगों ने नहीं सीखा। तो अब गूगल को हुई फिर से परेशानी, और उसने बात किया अपने सारे टीम मेंबर से जो ऑफिस में थे, उसमें गुडो एंड रोसम भी थे जो डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठे थे। उसके बाद उनसे बात करने के बाद, सबसे बात करने के बाद सबसे ओपिनियन मांगा गया कि मुझे एक लैंग्वेज बताओ जो इतनी आसान हो जिसको वो प्रोफेसर सीख पाए। तो पाइथन को रिकमेंड किया गया, पाइथन सजेस्ट करवाओ। देखो एक्सपेरिमेंट तो तुम वैसे भी करो, यही कहना था उनका, एक्सपेरिमेंट तो तुम वैसे भी कर रहे हो, शुरू में हिट एंड ट्रायल होगा, बेकार हुआ निकाल के फेंक देना, दूसरा यूज कर लेना। उस पाइथन को यूज करवाया पहली बार, ये तरीका था सिर्फ यूज करवाने का, क्योंकि गुडो एंड रोसम को पता था कि ये रॉबस्ट है, आसान है, समझ लेंगे वो। 3 तरह की प्रोग्रामिंग होती है और तीनों तरीकों को ये सपोर्ट करता है पाइथन, इसलिए पाइथन को पढ़ना आसान है एज कम्पेयर टू जावा, ठीक है। इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, पाइथन सजेस्ट करो उनको, वो सीख लेंगे, 1 महीना लगेगा सीख लेंगे, और वो जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी लेंगे, और वो क्रिटिकल बंदे हैं, जरूर सीख लेंगे 1 महीने में। उन्होंने सीख लिया, फिर गूगल के डेवलपर और वो उन्होंने मिल के पैकेज बनाया जिसमें मैथमेटिक्स यूज हो रही थी बिहाइंड द सीन, ठीक है, और बहुत सारे एल्गोरिदम बनाए, और रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए पहली बार एक पैकेज बनी जो स्केलर में थी, जिसको मशीन लर्निंग आप लोग कहते हो, डेटा साइंस, ठीक है। डेटा साइंस जो आप कह रहे हो उसमें स्केलर नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। अब जो एडवर्टीजमेंट आ रही थी यूट्यूब पे, उस एडवर्टीजमेंट को हर किसी को नहीं दिखाया जाता था। क्यों, कैसे नहीं दिखाया जा सकता सर? मैंने बोला एंड्रॉयड सबने खरीदा है, एंड्रॉयड में आप लोगों ने लॉगिन किया है, पहली बार जब नया नया एंड्रॉयड खरीद के लाए थे तो क्या करे थे आप? स्टार्ट करे थे, स्टार्ट करने के बाद ईमेल आईडी डाला था उसमें, वो ईमेल भी गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। आप टारगेट हैं किसके? गूगल के, ठीक है। आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाके अपने फोन से या अपने पीसी से कुछ भी सर्च करो, ठीक है, आप बेसिकली एक, आपका जो ऑनलाइन एड्रेस है वो आपका ईमेल है, उस ईमेल आईडी ने क्या सर्च किया इसको बार बार दिखाओ और हर जगह दिखाओ, जो भी एप्लीकेशन उन सब जगह दिखाओ, क्योंकि कोर में क्या है आपके मोबाइल के? जीमेल, और जीमेल को पता है कि आपने क्या सर्च किया है। आप अमेजोन पे सर्च करके खरीदना मत, एमएक्स प्लेयर पे जाओ, ऑनलाइन वो भी है, फेसबुक पे जाओ, किसी पे भी जाओ, लेकिन वो ईमेल तो है बिहाइंड द सीन, सब जगह इसको दिखाओ एडवर्टीजमेंट। तो अब एक टारगेटेड बंदे को हम वही एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं जो उससे रिलेटेड है, जिसमें उसने इंटरेस्ट शो किया है, और वो ना चाहते हुए भी कभी ना कभी तो खरीदेगा, और खरीदेगा तो किसी ना किसी का बिजनेस तो ग्रो होगा, क्योंकि गूगल ने तो सबसे पैसे लिए हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि बस फ्लिपकार्ट से ही पैसे लूंगा या अमेजोन से ही लूंगा, दोनों एक ही सेगमेंट में तो एक ही से पैसे लूंगा, ऐसा नहीं है, सबसे पैसे लेगा, सबका रेकमेंड करेगा, ठीक है। जिस पे जाना है जाओ, खरीदना है खरीदो, ठीक है।
ऐसे करके उसने अपने क्लाइंट्स को फिर से रीगेन किया, सब आ गए वापस फिर से। लेकिन बात वहीं तक नहीं रुकी, बात उससे आगे पहुंची। अब गूगल को पता था कि हम एंड्रॉयड में 95% मार्केट कैप्चर करते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जितने हैं उसका 95% गूगल बनाता है, ठीक है, बाकी 5% इधर उधर बनती हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि गूगल पहले एंड्रॉयड बनाता था और एंड्रॉयड से पैसा कमाता था प्लस एडवर्टीजमेंट का काम, ठीक है। लेकिन गूगल ने अपना थॉट चेंज करके एक दिन स्टेटमेंट जारी कर दिया, हम एंड्रॉयड फर्स्ट से एआई फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। मतलब अब हम कभी भी कोई भी डिसीजन लेंगे तो एंड्रॉयड फर्स्ट को सोच के नहीं लेंगे, एआई फर्स्ट को सोच के लेंगे। और उन्होंने फिर से एक पैकेज बनाया 2015 में जिसका नाम था टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो डीप लर्निंग का पैकेज है, और वो पैकेज इसलिए बना क्योंकि फेसबुक ने उंगली कर दी बात में। फेसबुक ने स्केलर्न के चक्कर में पाइटॉर्च निकाला, जो स्केलर्न से अच्छा काम करती थी मशीन लर्निंग वगैरह पे, तो पाइटॉर्च का मुंह तोड़ जवाब था टेंसरफ्लो। और फिर उसके बाद कोई पैकेज नहीं आया। CNT के .NET ने निकाला, वो पॉपुलर नहीं है, टेंसरफ्लो पॉपुलर है। तो ऐसे बात आगे बढ़ी और पाइथन का क्रेज ऐसे बढ़ा धीरे धीरे। अब क्योंकि गूगल ने ही रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए पाइथन को यूज कर लिया था, तो एडवर्टीजमेंट किसने डायरेक्ट वे में कर दिया? गूगल ने। एडवर्टीजमेंट किसने किया? गूगल ने कर दिया ना। अब गूगल है शाहरुख खान IT इंडस्ट्री का, फुटप्रिंट कौन फॉलो करेगा? छोटी छोटी कंपनीज, बिना कोई क्वेश्चन करे सबने यूज किया और बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज हो गया ये, और इसीलिए क्रेज बढ़ गया। समझ में आ रहा है? लंबा टाइम लगता है। अब ऐसा आलम है कि जावा और गूगल के बीच में कॉम्पीट होता है। गूगल ने एक और लैंग्वेज बनाया है, गोलैंग, वो भी ट्रेंड कर रही है, लेकिन इतना नहीं, अभी वो इनिशियल फेज पे। हाँ, ठीक है। तो ऐसे सीन हुआ, ऐसे ऐसे काम हुए हैं, ठीक है। अब कहानी समझ में आ गई तुम लोगों को कि पाइथन कैसे पॉपुलर हुआ, क्या हुआ कहानी, है ना? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया नोटपैड? अब पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? तो गुडो एंड रोसम अपने ही जैसा सीरियल भी देखते थे, साइंटिस्ट थे ना वो। साइंटिस्ट कैसा सीरियल देखेगा? हाँ, बस बस यही बात थी। 45 एपिसोड आए थे मात्र 6 साल में। 45 एपिसोड एक सीरियल के आए थे 6 साल में, ठीक है। मतलब वो इतने एक्टिव थे टीवी में कि 6 साल में उन्होंने 45 एपिसोड देखे। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस इसका नाम था सीरियल का, BBC 1 पे आता था, तब स्टार प्लस नहीं था। बहुत अफसोस होता है बताते हुए, ये एकता कपूर भी नहीं थी उस समय, है ना? तो बहुत अफसोस में हूँ मैं, है ना? जब से ये बात पढ़ी है बहुत दुख होता है मुझे। और अर्चला पूरन सिंह भी नहीं थी ना, तो ये तो कॉमेडी सर्कस ही था, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। नाम क्या था सीरियल का? मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, कॉमेडी सर्कस नहीं, ठीक है। अब इसके 45 एपिसोड कितने साल में आए थे? हाँ, रील्स आते हैं तो तुम पाइथन जरूर सर्च करके बैठे होगे कोर में, रिकमेंडेशन उससे रिलेटेड सब कुछ आएगा तुम्हारे पास। पता है क्या करना? जीमेल में जाना, सॉरी उसके ब्राउजर में जाना, हिस्ट्री को डिलीट कर देना, सब फिर से ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उससे वो ये समझ जाएगा कि अब तुम इस पर इंटरेस्टेड नहीं हो। कुकीज को फॉलो करता है, हिस्ट्री को फॉलो करता है, तो उसको डिलीट मार देना, ठीक है। फिर से देखना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है ऐसे? ओके। अब मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस बहुत बड़ा नाम था, तो रोशन को पसंद नहीं आया, तो इन्होंने मोंटी पाइथन वालों ने ही छोटा नाम भी दिया था, मोंटी पाइथन करके। और रोशन ने बोला अभी भी ये नाम बड़ा है, तो उन्होंने उसका सबसे छोटा वाला नाम पाइथन अपने लैंग्वेज के लिए ले लिया, ठीक है। उन्होंने पाइथन लिया, उनको सांपों से प्यार होगा, सांपों से प्यार होगा। ये पता है क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ? एक बार मैं क्लास में बैठा हुआ था, एक बच्चा पूछ रहा सर पाइथन को पाइथन ही क्यों कहते हैं? मेरे पास जवाब था नहीं। मैंने बोला तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम यही क्यों रखा?
बोला कल पूछ के आऊंगा। मैं बोला मैं भी कल देख के आऊंगा। उसके बाद ये कहानी गढ़नी पड़ी, है ना। ये वैसे कहानी यही है कि मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के ऊपर ही पाइथन का नाम पड़ा है, ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ तो कहानी बनानी पड़ेगी ना इंटरेस्टिंग रखने के लिए, इसलिए बनाया इसको, है ना। लेकिन इसका लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है इसमें। कौन पूछेगा तुमसे इंटरव्यू में, पूछेंगे अच्छा पाइथन को पाइथन क्यों कहते हैं, उसको खुद नहीं पता होगा क्यों कहते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब पाइथन के एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है। पहले मैंने बोल दिया आप लोगों को कि पाइथन को नेटवर्किंग के लिए ही बनाया गया था। जब नेटवर्किंग के लिए बनाया गया था तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी और वो करे गए। कुछ गूगल में करे गए, जब रौसम गूगल में बैठे हुए थे तो उन्होंने पाइथन पे पैरेलली काम किया, ठीक है, कि उससे वेबसाइट डेवलपमेंट भी हो सके तो जेंगो बना के रख दिया उन्होंने, उससे डेटा एनालिसिस का काम हो सके तो पांडास बना के रख दिया। तो ये सब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी सिर्फ उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि वो अकेले बनाते तो वो कभी कुछ नहीं बना पाते। सोचो एक इंसान अगर कोई काम करे, लेट से लिखने का काम करे, पेज लिखने का काम करे और 200 पेज लिखने हैं, अगर हर पेज पे उसको 1 घंटा लग रहा है तो 200 पेज के लिए 200 घंटा। अब 200 लोग मिलके एक एक पेज लिखे तो कितने घंटे में काम होगा। बस यही था लॉजिक, उन्होंने लैंग्वेज को ही फ्री कर दिया, ले जाओ फ्री है लैंग्वेज। तो जिसने जिसने काम किया उसको उसको प्रॉब्लम मिली, जहां जहां प्रॉब्लम मिली उसने उसके लिए कोड लिखा और उसको ओपन सोर्स कर दिया लेके। और इस तरह से 2 लाख से ज्यादा लाइब्रेरीज है पाइथन के पास। और इसी वजह से थर्ड पार्टी जो कंपनीज हैं उन्होंने भी इसके लिए पैकेज बनाए, जो पांडास हो गया, नमपाई हो गया, सब थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है, थर्ड पार्टी लोगों ने बनाया। जो नमपाई बनाया है वो एक कॉलेज स्टूडेंट ने बनाया अपने प्रोजेक्ट के तौर पे 2005 में, ठीक है। अभी तक उसका सपोर्ट दे रहे हैं वो लोग मिलकर, फ्री है वो भी। पांडास वो भी फ्री है, ठीक है। पांडा से तुम डेटा प्रोसेसिंग करते हो, ठीक। हाँ पाइथन भी फ्री है भाई, फ्री है फ्री है फ्री है, होलोग्राम भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, ठीक है। तुम्हें इसका सोर्स कोड मिल जाएगा, तुम इसमें चेंजेस करके अपना बना सकते हो, इसे गिटहब पे मिल जाएगा रौसम के अकाउंट से। गिटहब पे देखोगे ना, गिटहब की आईडी बना लेना सब, ठीक है, मैं बता दूंगा कल। गिटहब अकाउंट है गुडोवन रौसम का, ये है गुडोवन रौसम, ठीक है। इसमें इन्होंने सी पाइथन पे काम किया है, दिख रहा है, इसको खोलो देखो, ये सी पाइथन इंटरप्रेटर है, ये सारे उसके कोड्स हैं, इसके बारे में इन्होंने लिख रखा है, देखो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है, ये कंपनी का इनका नाम था, ठीक है। इस कोड को पूरा कॉपी कर लो यहाँ से, इसको कॉपी करो। शायद मैं लॉगिन नहीं हूँ गिटहब में, एक सेकंड गिटहब देखने को मैं लॉगिन हो कि नहीं। लॉगिन तो था वैसे, मैं हूँ तो लॉगिन। चलो मैं इसको बताऊंगा, हाँ यहाँ से होगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो, पूरा का पूरा पाइथन का बेस कोड है, तुम इसमें बदलाव कर सकते हो पाइथन में। नहीं अपना नाम मत देना, कॉपीराइट उनके पास है, लाइसेंस देखो यार, कुछ नहीं होता उससे, लाइसेंस इनके पास है, ठीक है। जब तुम वेबसाइट बनाने जाओगे ना तो तुम्हें HTML CSS की जो होती है ना वो भी ऑनलाइन मिलती है, लेकिन उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ कोड डाल दिए जाते हैं जो कॉपीराइट क्लेम करने में हेल्प करते हैं, वो तुम्हें पता नहीं चलता, है ना। इन्होंने भी ऐसा कुछ कर रखे हैं, मैं तो सब नहीं बना लेते क्या, समझ आ रहा है। पांडास भी तुम्हारा फ्री है, ये है पांडास, डाउनलोड कर लो, ये भी फ्री है, सोर्स कोड है ये सब, तुम इसमें बदलाव जाके कर सकते हो, तुम इनको भेज भी सकते हो, अगर इनको अच्छा लगा तुम्हारा बदलाव तो रख लेंगे तुम्हारे बदलाव के नाम से, तुम्हारा यहाँ कंट्रीब्यूटर में नाम आने लग जाएगा, ठीक है।
2951 कंट्रीब्यूटर्स हैं, सबने अपने टाइम के अकॉर्डिंग इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। इनका तुम वो भी देख सकते हो, जर्नी देख सकते हो कि किसने किस टाइम में कितना कंट्रीब्यूट किया है। देखो इसका जो सपोर्ट दिया जाने लगा था वो 2008 में एक्चुअली आया था, अगस्त 2009, और अभी तक चल रहा है। पांडास का बना था अगस्त 2009 और अभी तक सपोर्ट चल रहा है। देखो इन सभी बंदों ने इस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट दिया है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा। देखो सबने सपोर्ट दिया, इस बंदे ने यहाँ पे सपोर्ट दिया, यंग दिखी भी रहा है ना। तो ऐसे करके इस बंदे ने शुरुआती समय में बहुत सपोर्ट दिया, फिर अचानक से छोड़ दिया, पैसे वैसे नहीं दिए होंगे क्योंकि ये तो फ्री है ना। उसी तरह से नमपाई भी फ्री है, जितने पाइथन के तुम प्रोडक्ट पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले हो, सब फ्री है। ठीक है, तो यहाँ से सोर्स कोड मिल जाएगा। मतलब मैं एक आइडिया तुमको दे रहा हूँ कि कल को तुम अपना कोई पैकेज बनाओगे तो कैसे बनाना है उनको देखो। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें हैं पाइथन में, मैं कल बात कर रहा था तो वही सोच रहा था कि ये सब बातें ही नहीं बताई गई। ठीक है, इसलिए मुझे शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसके आगे ही पढ़ाता, लूप वगैरह के आगे पढ़ा रहा होता बैठ के। ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं बताई गई हैं तुम्हें इंट्रो भी नहीं बताया गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों बना। हम जो चीज पढ़ रहे हैं अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं पता है कि हम कहाँ से आए हैं तो आगे तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, फाउंडेशन का ही नहीं पता है हमारे, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा शुरू से, बस यही लॉजिक था। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं और अब पाइथन सेटअप की बात करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज पहले सुन लो। एडवांटेज अगर 10 साल पहले होते ना तो बात कर भी सकते थे तो थोड़ा सा अच्छा लगता सुनने में, लेकिन अब गिनवाना तो है ही कि डिसएडवांटेज क्या है, फिर एडवांटेज गिनवाएंगे। तो पहले डिसएडवांटेज देखो। डिसएडवांटेज ये है कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम हाई है, मतलब 10 लाइन का कोड पाइथन का लिखो और 10 लाइन का कोड जावा का लिखो। ठीक है, तो जावा लेट से चलने में 1 मिनट 1 सेकंड लेता है, पाइथन 2 सेकंड लेगा। लेकिन अब सब बराबर हो गया है, तो ये अब कहने की बात रह गई है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी लिख लो एग्जीक्यूशन टाइम इज हाई। अब देखो मार्केट में जो फ्लूक फैल जाता है, एक बार फैल गया कि क्या कोई बीमारी आ गई तो सबसे पहले जैसे हम मुर्गे पर दोष लगा देते हैं कि हम मुर्गा नहीं खाना है, बस वैसे ही है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ बोलो क्या कह रहे थे। क्योंकि एग्जीक्यूशन अब देखो मैं लेट से अपनी बीवी से लड़के निकला घर से बाहर, है ना, और मैं बहुत गुस्से में हूँ, है ना, मेरे पास 2 एप्लीकेशन है और मैं पाइथन डेवलपर हूँ। ठीक है, एक ओला है और दूसरा उबर है। ओला पाइथन पे बना है, उबर जावा पे बना है। तो मैं उस मोमेंट पे ओला या उबर में से वही यूज करूंगा जो फास्ट होगा। ठीक है, और मेरा माइंड सेट, क्योंकि मैं डेवलपर हूं और मुझे पढ़ा दिया गया है पहले, यानी कि मार्केट में जो रमर थे वो फैले हुए हैं, तो मैं किसको यूज करूंगा, उबर को, क्योंकि वो जावा पे बना हुआ है। गूगल इसीलिए तो रिच हुई ना यार, क्योंकि वो जावा को यूज कर रही थी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए 2014 तक। ठीक है, उसके बाद ओरेकल ने कुछ उंगली कर दी, अब वो उंगली यूके की कोर्ट में चला गया, तो यूके की कोर्ट में पूरी तरह से जावा उसी समय बंद हो जानी थी, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि जावा गूगल ने नहीं चाहा। गूगल चाहता तो बंद कर देता उसी मूवमेंट पे, क्योंकि 95% मार्केट कैप एंड्रॉइड का गूगल एक्वायर करता है, और गूगल ने 95% जो मार्केट कैप ले रखा था उसके लिए चाहिए था डेवलपर। अब ओरेकल ने बोला गूगल को कि मुझे कमीशन चाहिए, जावा तुम यूज करके अपना एप्लीकेशन बना रहे हो और इतना पैसा कमा रहे हो, मुझे कमीशन चाहिए। गूगल ने बोला मैं कुछ भी नहीं दे रहा, क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज फ्री थी और तुम्हारी है भी नहीं, तुमने तो अक्वायर किया है कंपनी को। जिस कंपनी ने इसे बनाया था 1995 में, सन माइक्रोटेक, उसने इसको फ्री रखा था, और 2008 में तुमने इसको, सॉरी 2010 में तुमने सन माइक्रोटेक को एक्वायर किया है, तो ये तुम्हारे पास आई है, लेकिन अभी भी ये फ्री है, तुमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो रातों रात यूके की कोर्ट में जब ये केस फाइल हुआ कि गूगल पैसा नहीं दे रहा है और एप्पल के द्वारा, तो उन्होंने रातों रात एक नया वर्जन निकाला और उसको पेड कर दिया। लेकिन सिर्फ उनसे एक गलती हो गई, सिर्फ उसी वर्जन को पेड किया, पहले जितने यूज हो रखे थे वो सब फ्री थे।
तो गूगल उस समय वो केस जीत गई ये कह के कि इन्होंने भले ही पेड कर दिया हो, लेकिन जो लैंग्वेज पहले हमने यूज कर रखा है, जो पिछला वर्जन यूज कर रखा है, वो तो सब फ्री है अभी भी, मैं इसको पैसे क्यों दूंगा, नहीं दे रहा मैं पैसे, और गूगल केस जीत गया। उसके 1 साल बाद उसने उसी समय ये बात क्लियर करी थी कि हम हम पेड वर्जन यूज नहीं करेंगे, हम जावा का पेड वर्जन यूज नहीं करेंगे, हम पुराने वर्जन से ही काम चला लेंगे, ठीक है। और 1 साल जस्ट बाद कॉटलिन को मार्केट में गूगल ने उतारा। कॉटलिन जावा का ही एक कॉम्पिटिटर है जिसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए उतारा गया था, एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन के लिए। तो एंड्रॉयड पे गूगल काम करता है, एंड्रॉयड के लिए उतारा गया।